नमस्कार दोस्तों, संदेश के पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं और आप बोर्ड पे देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है। तो आइए आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रैक्टिस सेट हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट क्या, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन कराए गए तो उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहे हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को देखा जाए। इन क्वेश्चनों को करने से पहले जो बच्चे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर a बराबर गुणा दे रखा है तो जैसे चिन्ह दे रखा है, देखिए a की वैल्यू गुणा है तो यहाँ गुणा रखेंगे, b की वैल्यू भाग है तो यहाँ पर भाग, और c की वैल्यू प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और इसको लगाने के लिए बोडमास का नियम प्रयोग करते हैं। बोडमास के नियम के हिसाब से पहले भाग होगा, गुणा होगा, तब क्या होगा, प्लस। तो पहले इसको उतारेंगे, 7 × 5 प्लस 1 भागे 6। तो पहले भाग किया जाएगा तो 7 × 5 प्लस 1 बटा क्या होगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद गुणा करेंगे, 7 5 क्या होगा, 35 प्लस 1 बटा 6। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 35 है 1 बटा 6। और ऐसा आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान था, हर विद्यार्थी कर सकते हैं। जो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो ये आसानी से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और नहीं अगर समझ में आएगा तो ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसका वीडियो अपलोड करूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, यदि ए की बहन की पति, ए की बहन का पति, ये दिया है ना, ब्लड रिलेशन का है। यदि ए की बहन की पति बी की सास के दामाद बताना है। देखिए ए की बहन का जो पति है वो बी की सास का दामाद हो ना। तो एक काम कर लेते हैं, अब बी की सास बनाना है तो एक काम कर लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। बी की सास मतलब इनकी क्या कर दे, माता जी कर दे, ठीक है। ऊपर तो ये क्या हो जाएगी, देखिए ये इनकी पत्नी हो जाएगी और पत्नी की माँ क्या हो जाएंगी, सास। अब चूंकि ये इनकी क्या हो रही है, लड़की हो रही है, ठीक है। तो लड़की का जो पति हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को ना। यदि ए की बहन की पति, देखिए ए की बहन का पति, उसके बाद क्या बोला है, बी की सास। तो बी की सास बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको पत्नी बना दीजिए, इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब बी की सास का दामाद बताना था तो हमें काम कर दी, इसको पत्नी बना दी, और पत्नी की जो माँ होती है वो हमेशा सास लगती है। अब सास की ये लड़की हो जाएगी और सास की ये भी लड़की है, और लड़की का जो पति हो जाएगा वही दामाद हो जाएगा। तो ये बोला है कि बी की सास की दामाद हो। तो ए किस प्रकार बी से संबंधित है, तो ए किस प्रकार बी संबंधित है, तो देखिए ए को यहां बोला किस प्रकार बी से संबंधित है ना। तो यहां पर पत्नी शब्द का जिक्र तो है नहीं, तो एक काम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसको हम पुरुष कर लेते हैं, इसको महिला कर लेते हैं। अब चूंकि यहां ना तो ए का जेंडर था ना तो बी का जेंडर था, किसी का जेंडर था नहीं, तो हमने क्या कर दिया, अगर इसको पति मान ले और इसको पत्नी मान लेते हैं ना, तो इसके पति की जो माँ हो जाएंगी क्या होंगी, इसकी सास हो जाएंगी, और सास का ही क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। इन दोनों में अगर देखा जाए तो पति और पत्नी का रिलेशन है। लेकिन अब ये जिक्र करना है, यहां कह रहा है कि ए किस प्रकार बी से संबंधित है, यहां ए के बारे में जानना चाहता है। तो ए जो होगा वो बी का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए का जेंडर हमने तब क्या बनाया, पुरुष बनाया। क्योंकि ऑप्शन में पत्नी शब्द नहीं था, पति दे रखा था, तो हमने क्या किया कि ए को तब पुरुष मान लिए, बी को महिला मान लिए। जब जेंडर दोनों का क्लियर नहीं है तो आप अपने से मान सकते हैं कि ये पुरुष हो सकता है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमने ब्लड रिलेशन का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाकर के इन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है, बस जैसे कह रहा बनाते चले जाइए, उत्तर अपने आप निकल कर चला आएगा। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा बराबर 36 रखा, तो 36 कैसे है, 1 L का 12 16 8 1, सबको जोड़िए जरा। तो जोड़ेंगे तो 8 1 9 9 6 15 15 17 17 क्या होगा, 18 हो जाएगा। और अगर इसको जोड़ते हैं 18
एक एक दो, दो एक तीन, ठीक है, तो 38 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा है 36, तो 38 में 2 कम करेंगे तो क्या होगा 36 आ जाएगा। उसी तरीके से बीटी की अगर हम जोड़े तो बी का 2 5 20 1 सबको जोड़ दीजिए, तो 20 21 5 26 2 28, और 28 में अगर 2 कम करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 26 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबको जोड़ करके, सबको प्लस करके लास्ट में -2 कर दीजिए, बस आंसर मिल जाएगा। उसी तरीके से डेल्टा की बात कर, 4 + 5 9 9 12 21 21 और 20 41 1 42, और 42 में अगर 2 कम करेंगे कितना आएगा 40, का मतलब सी आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए 20 12 32 1 33 33 5 38 और 4 42, 42 में 2 कम करेंगे तो 40। तो आसान आसान क्वेश्चन है। आगे अभी टफ मिलेंगे जो कि न्याय निगमन से संबंधित भी होंगे उसमें, ठीक है ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड पर पढ़ के देखिए कि क्या आप इसको समझ में आ रहा है कि करना कैसे है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर आता है तो जल्दी से दिमाग अगर काम नहीं किया तो इसमें टाइम भी लग जाएगा कि मतलब काउ कैसा क्या मान रखें और सी डब्ल्यू क्या मान रखें कि दोनों को डिवाइड कर तो 13 के बराबर आ जाए। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग और नया है। ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग के आपको किताब में जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ अगर बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है काउ भागे सी डब्ल्यू बराबर 13 है। तो ऐसा क्या वैल्यू पुट करें काउ का, क्योंकि मान किसका पूछ रहा है, काउ का पूछ रहा है, तो ऑप्शन में से कोई भी उठा करके आप यहाँ काउ का मान रखेंगे, क्योंकि ये सब काउ का ही मान रखा हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 195 यहाँ रख दें, ऑप्शन को उठाया हमने 195 यहाँ रख दिया, अगर ये नहीं आएगा तो बारी बारी 272 323 से 387 में से कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सी का मान 1 है तो सी का मान 1, डब्ल्यू का मान 5 है तो यहाँ 5 ही रखेंगे। आपको ये भी ध्यान देना होगा। अगर काउ का मान 195 है तो चूंकि सी डब्ल्यू क्यों लिखा हुआ है, इसमें ओ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ सी का मान 1 आपने लिया है, डब्ल्यू का मान 5 लिया है आपने, तो यहाँ पर 1 और 5 उतारेंगे। अब 195 में 15 का भाग दीजिए, क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन है, तो भाग देने पर अगर 13 आ गया तब तो आपका बी ऑप्शन सही बन गया। अगर नहीं आता है तो आप फिर ए चेक करेंगे, सी या डी में से कोई भी यहाँ पर काउ का मान पुट करेंगे। तो 15 से भाग देंगे तो 15 कम 15 कितना आएगा, 9 5 4 5, और 15 से कितना होता है 45, का मतलब कट करके कितना है 13, का मतलब आप देख रहे हैं 13 दे रखा है, यानी आपका उत्तर क्या होगा, सी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ काउ का मान पूछ रहा था, अभी काउ का आपका ऑप्शन दे रखा है, तो काउ का वैल्यू हम एक भी उठाकर यहाँ रखेंगे। अब जो से रखेंगे, अगर ध्यान दीजिएगा इस काउ की जगह अगर हमारे 272 रखे होते, सपोज थोड़ी देर के लिए अगर हम पहला ऑप्शन रखे होते 2 7 2 रखे होते, तो सी का मान तब यहाँ 2 रखे होते और डब्ल्यू का मान भी यहाँ क्या रखे होते 2 रखे होते, और 272 में 22 से भाग देकर देखिए 13 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको क्या करना होगा कि ऑप्शन को पुट करेंगे तभी आपकी बात बन जाएगा ना, और बिना ऑप्शन पुट करे बात नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई मान नहीं दे रखा है। तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एनटीपीसी में क्या दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहां से देखेंगे तो 12 8 20 है, 20 10 30 है, और 30 12 42 है। 12 10 8, तो यहां पर क्या होगा, 12 में कितना कम कर देंगे 6, ठीक है। या हम 2 में देखिए 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 6 आएगा, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12। 4 6 8 10 12, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या मिलेगा 6। ये इसका उत्तर होगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 2 4 8 14, देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे 4 4 4 8, और 8 6 14, तो 14 + 8 हो जाएगा। 2 4 6 8 जोड़ेंगे तो 14 में 8 जोड़ेंगे, 14 6 20 2 22, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ई संबंधित है बीएस से, ध्यान दीजिएगा ई को संबंध बता रहा है बीएस से, तो उसी प्रकार से एन किससे संबंधित होगा ये बताना है। आसान है। ई का नंबर 5 है, यहाँ 2 और 8, 8 2 जोड़ेंगे कितना होगा 10,
इसका मतलब 5 में 2 जोड़ने पे 10 आ रहा, तो n का नंबर 14 है। ठीक है, तो 14 में अगर हम 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 28 के बराबर आना चाहिए। और 28 जोड़ने पर इस ऑप्शन में से कौन सा बन रहा है, k और q। ठीक है, k और q बनेगा, इसका 11 और 17 जोड़ेंगे कितने के बराबर आएगा, 28 के ना। ध्यान दीजिएगा, ई संबंधित है बी एस से, ई का नंबर 5 होता है और पी और एस जोड़ेंगे तो 8 तो कितना होगा, 10 आएगा। उसी प्रकार से n का नंबर 14 होगा और 14 किससे संबंधित होगा, 14 का दुगुना 28, क्योंकि 5 का दुगुना यहाँ 10 है, 14 का दुगुना यहाँ क्या बनेगा, 28 बनेगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का जो है सही उत्तर आएगा। आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं रफ्तार में क्लिक करा रहा हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन है और मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बता दीजिएगा, अगले वीडियो में कोशिश करूंगा उसको बता दूंगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रतीक दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ इसका मान भाग है, इसका मान प्लस है, इसका मान गुणा दे रखा है। एक काम कर लीजिए, रख लीजिए, इसका मान यहाँ भाग था, यहाँ भाग रख लीजिए, इसका गुणा दे रखा था और इसका प्लस दे रखा था। रखने के बाद उतार लीजिए, 32 भागे 4 गुणे 7 प्लस 5। अब यहाँ से तो आप बुडमास का नियम प्रयोग करना जानते हैं। सबसे पहले क्या होगा आप बताइए, सबसे पहले भाग करेंगे तो 4 8 क्या, 32 गुणे 7 प्लस 5, 8 7 56 और प्लस 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 56 4 60 और 1 61। क्या होगा, इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना, इसको ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, 61 निकल कर आएगा ना। तो चलिए आरआरबी एनटीपीसी के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन करा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से संबंधित आपका जो अगला एनटीपीसी का पेपर होगा उससे क्वेश्चन आएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि सन बराबर 108 है, मूल बराबर 114 है, तो स्टार बराबर क्या होगा। यहाँ वैल्यू रख लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 1 20 20 20 40 40 50 4 54। सबको जोड़ करके 2 से गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। उसी तरीके से 13 प्लस ओ का 15 ओ का 15 एन का 14, सबको जोड़ेंगे 5 4 9 9 5 14 14 3 17। ठीक है, और 1 1 2 1 3 1 4 1 5 57 दोनों के क्या होगा, 114 आ जाएगा। या 19 20 1 और 18 सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ के 2 से अगर गुणा करेंगे तो 8 1 9 9 9 18 1 1 2 2 2 4 1 5 58 में कितना होगा, 2 8 16 और 2 5 10 1 11 116 ऑप्शन में है, बी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना, अब हम आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे। आसान आसान अभी क्वेश्चन दिख रहा है, आगे आगे कठिन क्वेश्चन भी दे रखा है इसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए, अगला प्रश्न देखते हैं, कथन निष्कर्ष का है। पहले तो ऐसे क्वेश्चनों में कथन को ध्यान से पढ़ करके आपको समझना होगा कि कथन में कहना क्या चाहता है, क्योंकि जो कथन दिया गया होता है उसको हम सत्य मानकर चलते हैं और जो भी निष्कर्ष दिया गया होता है उसमें निष्कर्ष को चेक करने कई रूल हैं। पहला रूल तो ये कहता है कि इसमें जो निष्कर्ष दे रखा है वो कथन से आपका संबंधित होना चाहिए, से बढ़ करके अगर हल्की सी भी बात लग रही है, हल्का सा भी अनुमान है तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, निष्कर्ष कहता है कि इसमें पूर्वधारणा या अनुमान नहीं होना चाहिए। आप निष्कर्ष दे रहे हैं तो 100% सत्य निष्कर्ष होना चाहिए, कोई अनुमान पूर्वधारणा से काम नहीं चलेगा। अगला, निष्कर्ष में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, अगर कार्रवाई की जा रही हो तो निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट अगली लाइन जो बात करने जा रहा हूं निष्कर्ष में, कि जो भी आपका निष्कर्ष है अगर कथन को रिपीट कर रहा है या रीस्टेट कर रहा है तो निष्कर्ष हमेशा गलत हो जाता है। तो इसके कई रूल हैं, ये चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा और उसी नियम पर आपका ये चलता है। ठीक है, जैसे आगे बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा कि निष्कर्ष में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई बात कितनों संबंधित हो जाए, कोई व्यक्ति कितनों महान क्यों ना हो जाए, उससे रिलेटेड बात होती तो निष्कर्ष सही नहीं मानता है, वो 100% यूनिवर्सल फैक्ट को सही मानता है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां कह रहा है कि कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है, पहला कथन है। दूसरा, प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ये कहना चाह रहा है। यहां निष्कर्ष में कह रहा है कि यदि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं होगा। ये कैसे बात कर सकते हैं कि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं होगा? अरे भाई, कंपनियों से हो सकता है, ठीक है, बस से हो सकता है, मोटर गाड़ी मतलब कि जैसे बाइक वगैरह से हो सकता है, ट्रक से हो सकता है, ट्रेनों से हो सकता है जो कि डीजल से चलती थी। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे प्रदूषण होते हैं। यहां कह रहा है कि कार अगर नहीं होती तो प्रदूषण नहीं होता। एक बात ध्यान रखिएगा कि
निष्कर्ष जो होता है वो कथन का निगेटिव नहीं कर सकते हैं। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष में हम निगेटिव बात नहीं कर सकते हैं, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि डॉक्टर प्रदूषण का बहुत कमाते हैं। भाई डॉक्टर कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, यहाँ पर बात कहाँ कहा गया है। कोई भी चीज आप अपने से अनुमान नहीं लगाएंगे कि चलो श्वसन रोग बहुत ज्यादा हो रहा है तो मरीज डॉक्टर के पास बहुत जाते होंगे तो डॉक्टर तो बहुत ज्यादा कमा ले रहे होंगे, तो ये आपका अनुमान है, ये पूर्व धारणा है और ये टॉपिक से आपका अलग है। तो टॉपिक से अलग बात कह देगा तो निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ दोनों के दोनों गलत होगा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख रहे थे यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दे रखा था और इसमें भी आपको चैप्टर जो भी दे रखा है, आप जो भी किताब दे रखे हैं इस चैप्टर को, जैसे निष्कर्ष हो गया, उदाहरण, तर्क, कार्यवाही, सब अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आजकल एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में उत्तर बराबर पश्चिम कह रहा है, दक्षिण बराबर पूरब, पूरब बराबर उत्तर हो तो सूर्योदय किस दिशा में होगा। आप बताइए, सूर्योदय किस दिशा में निकलता है, पूरब में। सूर्य का जो उदय होता है, सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब सूर्य का उदय होना या सूर्य का निकलना। सूर्य, अगर आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है, सूर्य पूरब में निकलता है और पूरब बराबर यहाँ पर क्या बोला है, उत्तर बोला है। पूरब बराबर उत्तर बोला है तो इसका मतलब सूरज किधर निकलेगा, उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी। डायरेक्शन का था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ कह रहा था उत्तर बराबर पश्चिम, दक्षिण बराबर पूरब, पूरब बराबर उत्तर हो तो सूर्योदय की दिशा में होता है। तो सूर्योदय देखिए होता तो रियल में पूरब की तरफ होता है, लेकिन पूरब बराबर उत्तर बोल दिया है तो आपका उत्तर क्या मिल जाएगा, उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं दिया गया होता तो हम पूरब को टिक करके आगे बढ़ गए होते, क्योंकि जो कंडीशन है तो कंडीशन को फॉलो करना होगा और कंडीशन के हिसाब से ही प्रश्न को सॉल्व करना होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन कुछ आसान भी है और कुछ थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आइए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक टेलीफोन एक्सचेंज में 3 फोन 20 सेकेंड, 24 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे 11:25 पर एक साथ बजे हों तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगे। देखिए एक साथ बजने का मतलब है एक साथ बजेंगे बराबर, आपको करना क्या होगा, 20, 24 और 30 का एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए 20, 24 और 30 का एलसीएम कितना आता है, जरा एलसीएम निकाल के देखा जाए। 20, 24 और 30 का दो क्या होगा, 2 दहाई में 20 आ जाएगा, 12, 15, 2 5 10, 6, 15। यहाँ क्या होगा, 2 3 6 5 और 15, ठीक है ना। तो अब यहाँ 3 से करेंगे तो 5, 1 3 5 6 15, 5, तो 5 या 15, 30 गुना 60 गुना क्या होगा, 120। तो इसका एलसीएम जो निकल कर आएगा 100 क्या होगा, 20 सेकेंड। और 120 सेकेंड का मतलब क्या होगा, 2 मिनट होगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है तो 2 मिनट बराबर 120 सेकेंड हो जाएगा। अब यहां पर करना क्या है, देखिए यदि एक साथ 11:25 पर बजती है तो अगली बार फिर कब एक साथ बजेगी, तो 11:25 में आपको जो ये 2 मिनट है आप इसको जोड़ दीजिए। ये जो 2 मिनट निकल कर जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 11:27। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी निकल कर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन होता है ये, आपका क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन है और जहां पर एक साथ बजने की बात करेगा तो वहां पर आप एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम लेने के बाद चूंकि सेकेंड है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करके आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। सामने क्या किया, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करके यहाँ पे 2 प्लस करके आगे बढ़ा दिया मैंने, 11:27 निकल कर आ गया। तो ये सब क्वेश्चन आसान होते हैं और चूंकि क्लॉक में हमने ये पढ़ाया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप घड़ी का वीडियो जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है हमारे YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट पर जो है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ त्रिभुज और वृत्त बराबर 52 है, मतलब त्रिभुज की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 5, ये उठाकर यहाँ रख देंगे और वृत्त की वैल्यू यहाँ पर 2 कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर चतुर्भुज का 4 हो जाएगा और हैश का 3 हो जाएगा। तो अब हैश की वैल्यू यहाँ से कितना ले रखे, 3, तो यहाँ 3 रखेंगे,
त्रिभुज की वैल्यू 5 है और चतुर्भुज की वैल्यू 4। 3 5 4 आपका कौन सा ऑप्शन होगा? डी। देखने में बड़ा अजीब लग रहा था लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, एक बार आप अगर दिमाग में चढ़ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा मिलते हैं तो कर ले जाते हैं, इसलिए सब जानना बड़ा जरूरी है कैसे क्वेश्चन को करना कैसे है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ कथन निष्कर्ष है, तो कथन को पहले समझते हैं। कथन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए। अब चूंकि कथन में केवल लगाया तो छोड़िए, अपनी बात है वो अमीरों के लिए है। दूसरा, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे सवाल निष्कर्ष क्या है? स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। भाई ये तो बढ़ चढ़कर अनुमान हो गई, क्योंकि जबकि राष्ट्रीयकरण करना है कि नहीं करना है कथन में ऐसा कुछ है नहीं, तो आप अनुमान तो नहीं लगा पाएंगे। बढ़ चढ़कर अनुमान, निष्कर्ष जो है ना पूर्वधारणा को साफ साफ मना करता है। एक तरीके से मान लें कि निष्कर्ष पूर्वधारणा का दुश्मन है। निष्कर्ष कहता है भाई अनुमान मत लगाइए, जो फैक्ट है आप फैक्ट को बात करिए। यहाँ हल्का सा भी अगर आप अपना विचार लगाएंगे ना, अपना अनुमान लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कह रहा है स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं। अरे भाई यहाँ पर गरीब की बात कहाँ था, और आवश्यक है कि नहीं है ये बात कहाँ, क्यों नहीं आवश्यक है? आवश्यक है। वो कथन में अलग बात कहती है कि केवल अमीरों के लिए, लेकिन क्या गरीब को आवश्यक नहीं? उसको भी आवश्यक है। लेकिन मैंने क्या बोला कि निष्कर्ष में निगेटिव बात कहता है तो तुरंत गलत काटिए। कभी भी निष्कर्ष निगेटिव नहीं बन सकता है किसी भी पॉजिटिव कथन का, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ अब आपको लेके चलते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ध्यान समझते चलिएगा, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि एक बार अगर आपको आ गए समझ में तो एनटीपीसी हो चाहे पुलिस हो चाहे दरोगा हो, किसी भी एग्जाम में कर सकते हैं, कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 3:27 हो तो 5:5 कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। उसी तरीके से 5 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 125। बड़े आसान आसान क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए थे। अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं तो समझता हूँ रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करके चले आएंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सीता ने अपनी सहेली गीता से कहा मैं आज जा रही हूं, ठीक है। तो आज लिख लीजिए, ठीक है। ये आज जो है कहीं जा रही है, मैं आज जा रही हूं, और परसों शुक्रवार से, कल नहीं परसों, ये आगामी परसों है और ये आगामी आपका क्या है? कल है। तो क्या कहना चाहती है कि और परसों शुक्रवार से शुरू होने वाली अपनी परीक्षा के लिए ना, तो परसों यहां शुक्रवार को उसकी परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुंचेगी, ये कल यहां पर मुंबई पहुंचेगी। तो कहना चाहिए इस बातचीत में कल कौन सा दिन है? अरे भाई परसों शुक्रवार है तो कल आपका क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। आपका उत्तर क्या मिलेगा? गुरुवार आपका उत्तर हो जाएगा। यहां साहब कहना चाहता है कि इस बातचीत में कल कौन सा दिन होगा, तो परसों शुक्रवार है तो कल आपका क्या होगा? गुरुवार होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलेंडर का क्वेश्चन था लेकिन बहुत आसान था, बस जैसे कह रहा था आप लिखते चले जाइए, उत्तर अपने आप निकल कर आएगा। तो आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में समय बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बड़ा आसान है, बस क्वेश्चन को मतलब समझ जाएंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बिल्ली का संबंध चूहा से है तो नेवला का संबंध किससे होगा? ध्यान दीजिएगा, बिल्ली चूहा को खाती है तो नेवला किसको खाता है? सांप। और इसका ऑप्शन क्या होगा? बी निकल कर आ जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ आप लेके आपको चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 2, 3 बराबर 6, 4 बराबर 8 है, प्लस बराबर माइनस दे रखा है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? तो 4 की जगह यहाँ 8 लिखने के लिए बोला है, 1 की जगह 2, प्लस की जगह यहाँ पर क्या माइनस, 3 की जगह पे 6 है, 4 की जगह पे 8 है, फिर प्लस की जगह माइनस, 1 की जगह 2 और 3 की जगह पे 6। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये 82 माइनस 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 से जुड़ जाएगा, तो 8 6 14 और 6 2 8 1 9 94, और 94 82 अगर माइनस करेंगे तो माइनस क्या होगा? 12 आएगा।
और -12 कौन सा दे रखा है, डी ऑप्शन। तो आसान क्वेश्चन है, जैसे कह रहा वैल्यू को रखने के लिए वैसे यहाँ वैल्यू हमने रख दिया। ध्यान दीजिएगा, एक के जगह 2 लिखने के लिए कहा था, तो एक के जगह हमने क्या कर यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, 4 के जगह यहाँ 8 था, 4 के जगह यहाँ क्या लिख दिया, 8 लिख दिए। और लिखने के बाद तो बोडमास का नियम आप जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदु लड़कियों के पंक्ति के ठीक बीच में खड़ी है। ये रैंकिंग का प्रश्न है, तो यहां ठीक बीच में हमने यहां बिंदु को रख दिया। जहां भी बैठेगी ये ठीक बीच में आपको बैठाना है, दाएं और बाएं के बिल्कुल बीच में। अगला है बिंदु के बाएं आशा छठी है। बिंदु के बाएं 1 2 3 4 5 6, यहां पर छठी कौन है, आशा है। फिर आगे क्या बोला है, और बिंदु के दाएं 16वीं ऋतु है। ध्यान दीजिएगा यहां पर बिंदु के दाएं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं इतना लाइन खींच करके ना, तो खींचने की जरूरत नहीं है ना। बिंदु के दाएं 16वीं ऋतु मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वीं, यहां पर क्या कह रहा है, ऋतु। तो कह रहा है कि पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या है, पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या है, इस बिंदु की स्थिति बताना है। तो शुरू में क्या बोला था कि बिंदु जो है वो बिल्कुल बीच में है, तो जितना दाएं साइड में है, देखिए दाएं साइड में यहाँ पर 16 लड़कियां हैं, तो इधर भी आपको बाएं भी क्या करना होगा, 16 बैठाना ही होगा। तो 6 है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहां से गिनेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इधर से भी 17 होगा और इधर से भी गिनते आएंगे तो भी क्या होगा, 17। यानी बाएं और दाएं दोनों से उसका स्थान कितना आना चाहिए, 17। क्योंकि बिंदु के दाएं 16वीं ऋतु है, तो बिंदु के बाएं भी 16वीं, यहां पर कोई ना कोई लड़की होनी चाहिए। तो ठीक बीच में अगर निकल कर आएगा तभी, जब उसके दाएं 16 होगा तो बाएं भी आपको 16 रखने की आवश्यकता है। एग्जाम में इतना कुछ खींचने की जरूरत नहीं थी, आप यहाँ दाएं 16 इधर लिख लेते, क्योंकि दाएं 16 लेके जाना था। यहाँ 6 यहाँ तक तो था, तो 10 और आप इधर आप कर लेते, 10 यहाँ तक 16 हो जाता। ठीक बीच में आपकी क्या होती, 17वीं नंबर पर आपकी बिंदु मिल जाती। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि रैंकिंग का था, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा था। और आपने देखा एनटीपीसी में 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास करिए, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो छूटने ना पाए। और अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा होगा, या ये लग रहा है कि नहीं हम लोग एक सही दिशा में आपको लेके चल रहे हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके के वीडियो हम आगे भी और लेके आते रहेंगे, ताकि एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस है आपका बहुत अच्छे तरीके से होते चले, ठीक है ना। तो इतना के लिए धन्यवाद।